इतनी बार ऐसा होता है कि दिमाग में ढेरों आइडियाज है, बड़े बड़े प्लान्स बने हुए हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो बस सन्नाटा। हम सोचते ही रह जाते हैं। ये एक बहुत ही आम एहसास है जिसे जड़ता या इनर्शिया कहते हैं। सही बात है, सारी ऊर्जा तो सोचने में ही चली जाती है। हाँ, एक्शन लेने की हिम्मत ही नहीं बचती, और बहाने तो होते ही हैं, जब सही समय आएगा या फिर मेरा पसंदीदा, जब मैं इस काम के लिए परफेक्ट हो जाऊंगी तब शुरू करूंगी। बिल्कुल। और आज हम जिस सोर्स पर बात कर रहे हैं, जो पीटर हॉलिन्स की किताब थिंक लेस डू मोर पर आधारित है, वो इसी सोचते रहने के चक्कर को तोड़ने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके सुझाता है। मानसिकता में बदलाव की बात करता है। हाँ बिल्कुल। तो आज की बातचीत का मकसद सिर्फ इन तरीकों को जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये असल में काम कैसे करते हैं। चलिए तो फिर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हॉलिन्स जिस पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं वो है परफेक्शनिज्म। हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की जिद। हाँ, वही पहले परफेक्ट बनूंगा तब शुरू करूंगा वाली सोच। मुझे याद है, मैं एक बार पेंटिंग शुरू करना चाहती थी। महीनों तक सिर्फ सही कैनवस और सही ब्रश पर रिसर्च करती रही। और पेंटिंग शुरू की? नहीं, क्योंकि मुझे डर था कि पहली पेंटिंग परफेक्ट नहीं होगी। और ये एक क्लासिक उदाहरण है। किताब का मुख्य तर्क यही है कि परफेक्शनिज्म असल में डर का एक छिपा हुआ रूप है। डर किस चीज का? असफलता का डर, आलोचना का डर। तो हम तैयारी के नाम पर काम को टालते रहते हैं। हॉलिन्स कहते हैं कि जानबूझकर शुरुआत में अपने स्टैंडर्ड्स को कम रखो। स्टैंडर्ड्स कम रखो, लेकिन इससे तो काम की क्वालिटी खराब नहीं हो जाएगी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। यहाँ मकसद हमेशा के लिए स्टैंडर्ड्स कम करना नहीं है। अच्छा। मकसद है सिर्फ शुरुआत करने की जो बाधा है उसे कम करना। किताब में एक बच्चे के चलने सीखने का उदाहरण है। सोचिए, अगर कोई बच्चा ये सोचे कि जब तक मैं बिना गिरे चल नहीं सकता, मैं कोशिश ही नहीं करूंगा, तो क्या होगा? वो कभी चल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। वो गिरता है, उठता है, फिर कोशिश करता है। कोर आइडिया यही है, शुरू करो खराब, खत्म करो बेहतर। पहली कोशिश कभी भी परफेक्ट नहीं होती, और उसे होने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, वो सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो सुधार की गुंजाइश अपने आप बन जाती है। अच्छा, तो मतलब हम सब इसे गलत समझ रहे हैं। हम मोटिवेशन का इंतजार करते रहते हैं कि आज मूड नहीं है, आज मोटिवेशन नहीं आ रही, जबकि हमें बस शुरू कर देना चाहिए। हाँ, ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और ये इस किताब के सबसे शक्तिशाली विचारों में से एक है। हम मानते हैं कि मोटिवेशन एक भावना है जो कहीं से आएगी और फिर हम काम करेंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन मनोविज्ञान ठीक इसके उल्टा काम करता है। एक्शन से मोटिवेशन का जन्म होता है, मोटिवेशन से एक्शन का नहीं। एक्शन से मोटिवेशन, ये कैसे काम करता है? ये एक तरह का साइकोलॉजिकल पहिया है। आप एक्शन लेते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ठीक है। जैसे बस 5 मिनट के लिए किताब खोल ली। हाँ। फिर आपको छोटे छोटे नतीजे दिखते हैं। इससे थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ता है, और उस आत्मविश्वास से असली टिकाऊ मोटिवेशन पैदा होती है। और फिर वो मोटिवेशन आपको और ज्यादा एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल। ये एक ऐसा पहिया है जो एक बार घूमने के बाद खुद ब खुद अपनी रफ्तार पकड़ लेता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो जो बस 5 मिनट के लिए शुरू करता हूँ वाला नियम है, कई बार वो भी दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। वो जो शुरुआती प्रतिरोध होता है, उसे कैसे तोड़ा जाए? किताब इस प्रतिरोध को स्वीकार करती है। हॉलिन्स का तर्क है कि उस प्रतिरोध से लड़ने की कोशिश मत करो, उसे धोखा दो। धोखा दो? हाँ, बस 5 मिनट का नियम इसीलिए काम करता है क्योंकि ये दिमाग को सिग्नल देता है कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें ज्यादा ऊर्जा नहीं लगेगी, मुझे आज 50 पन्ने पढ़ने हैं, ये सोचना ही थका देता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ना है, ये सोचना बहुत आसान है। और अक्सर होता यह है कि आप पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर पहला पन्ना, और फिर आप प्रवाह में आ जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। वो पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल होता है। बस एक बार आप उस शुरुआती बाधा को पार कर लेते हैं तो दिमाग उस काम में रम जाता है। लेकिन एक्शन लेने में ही तो सबसे बड़ा डर है ना? मोटिवेशन की कमी एक बहाना हो सकता है, लेकिन असली रुकावट तो अक्सर वो डर होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, या लोग क्या कहेंगे? सही बात है। और किताब इस डर को सीधे सीधे संबोधित करती है। हॉलिन्स कहते हैं कि हमें रिस्क को देखने का नजरिया बदलना होगा। मतलब? हम रिस्क को सिर्फ एक खतरे के तौर पर देखते हैं, जबकि ये ग्रोथ यानी विकास का दरवाजा है।
कंफर्ट जोन में रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन वहां कोई ग्रोथ नहीं होती। तो इसका मतलब ये नहीं कि आग बंद धर के कूद पड़ो। और बेवकूफी के बीच के फर्क पर बहुत जोर देते हैं। तो ये विश्लेषण कैसा दिखना चाहिए? कोई फ्रेमवर्क है इसके लिए? हाँ, किताब कुछ बहुत सरल लेकिन गहरे सवाल सुझाती है जो खुद से पूछने चाहिए। पहला, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अक्सर जवाब उतना डरावना नहीं होता जितना लगता है। दूसरा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है? ये आपको संभावनाओं की तरफ देखने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, और तीसरा और सबसे जरूरी, क्या मैं असफलता से सीखकर दोबारा खड़ा हो सकता हूँ? जब इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो डर एक प्रबंधनीय समस्या बन जाता है। बिल्कुल। तब असफलता अपमान नहीं रहती, बल्कि एक फीडबैक बन जाती है, एक डेटा पॉइंट। आप सीखते हैं और अगली बार बेहतर कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मानसिकता बदलने के बाद हमें कुछ सिस्टम्स और टूल्स की जरूरत है ताकि हम इस नई सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कर सकें। बिल्कुल। यहीं पर किताब थ्योरी से प्रैक्टिकल एक्शन की तरफ जाती है। और सबसे पहला टूल जो सुझाया गया है वो हमारे पारंपरिक सोच के बिल्कुल विपरीत है। अच्छा, वो क्या है? डोंट डू लिस्ट। डोंट डू लिस्ट? हम सब तो टू डू लिस्ट बनाते हैं। हाँ, कि आज क्या क्या करना है। लेकिन ये किताब कहती है कि एक ऐसी लिस्ट भी बनाओ जिसमें लिखा हो कि आज क्या क्या नहीं करना है। ये तो बहुत दिलचस्प है। जैसे क्या उदाहरण हो सकते हैं? किताब में कुछ बहुत अच्छे उदाहरण हैं, जैसे सुबह उठते ही 30 मिनट तक सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करना। ओह, ये तो बहुत मुश्किल है। या फिर हर 10 मिनट में फोन चेक नहीं करना। ऐसी मीटिंग्स में शामिल नहीं होना जिनका कोई स्पष्ट एजेंडा ना हो। और हर उस काम के लिए हाँ नहीं कहना जो आपकी प्राथमिकताओं से मेल नहीं खाता। बिल्कुल। ये वो छोटे छोटे चोर हैं जो हमारा दिन और हमारी ऊर्जा चुरा ले जाते हैं। और ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है। तो फिर किस बारे में? ये एक तरह का क्या कहते हैं, मानसिक कवच बनाने जैसा है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे, तो आप उस पल में होने वाले अपराध बोध और दबाव से बच जाते हैं। मतलब ये एक डिफेंसिव टूल से ज्यादा एक प्रोएक्टिव टूल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये व्यस्त रहने और प्रोडक्टिव होने के बीच का फर्क साफ करता है। अगला टूल भी बहुत प्रैक्टिकल लगता है, बर्नर लिस्ट। इसे किचन के स्टोव वाले उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, ये टूल इस सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है कि हर चीज एक ही समय में सबसे जरूरी नहीं हो सकती। सही बात है। सोचिए, आपके पास एक स्टोव है जिसमें 4 बर्नर हैं। फ्रंट बर्नर पर वो चीजें हैं जिन पर आपका पूरा ध्यान है, जो तेज आंच पर पक रही हैं। ये आपके सबसे जरूरी काम है। 1 या 2 काम। हाँ, और बैक बर्नर पर वो चीजें हैं जो धीमी आंच पर पक रही हैं। ये वो काम या आइडिया हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन बाद में किए जा सकते हैं। तो फ्रंट बर्नर पर आपका मेन प्रोजेक्ट हो सकता है और बैक बर्नर पर कोई नई स्किल सीखना या भविष्य का कोई आइडिया। बिल्कुल। और ये लिस्ट स्थिर नहीं है, ये डायनामिक है। हर हफ्ते आप इसे देखते हैं। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट खत्म होने पे फ्रंट बर्नर से हट जाए और बैक बर्नर का कोई आइडिया अब ज्यादा जरूरी होकर फ्रंट पर आ जाए। हाँ, ये आपको हर चीज को एक साथ करने के तनाव से बचाता है। आपको एक स्पष्टता मिलती है कि अभी किस पर ध्यान देना है और क्या इंतजार कर सकता है। इससे मुझे रोज रोज के छोटे फैसलों से होने वाली थकान याद आती है, जिसे डिसीजन फिटीग कहते हैं। आज जिम जाऊं या नहीं, ये छोटे छोटे फैसले भी हमारी दिमागी ऊर्जा खा जाते हैं। बिल्कुल। और किताब में इसके लिए सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल का जिक्र है। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल, ये क्या है? ये दरअसल सिस्टम बनाने के बारे में है। इसका मूल विचार ये है कि जो फैसले बार बार लेने पड़ते हैं उन्हें एक सिस्टम में ढालकर फिक्स कर दो, ताकि उनके बारे में रोज रोज सोचना ही ना पड़े। हाँ, जैसे अगर आप तय कर लें कि हफ्ते में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शाम 6 बजे जिम जाना ही है, चाहे मूड हो या ना हो, तो आप रोज इस पर दिमागी ऊर्जा खर्च करने से बच जाते हैं। वो फैसला पहले ही लिया जा चुका है। सही कहा। और बड़े फैसलों के लिए हॉलिन्स कुछ फिल्टर या सवाल सुझाते हैं, जैसे क्या ये फैसला मेरे लंबे समय के लक्ष्य से मेल खाता है? क्या इससे मेरी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी? हाँ, और अगर ये गलत हो गया तो सबसे बुरा क्या होगा? जब आपके पास सोचने का ऐसा ढांचा होता है तो फैसले तेजी से होते हैं और ज्यादा सोचने का बोझ कम हो जाता है। और अब आते हैं उस आखिरी और शायद सबसे बड़े आइडिया पर। किताब का तर्क है कि हमारी असली लड़ाई समय से नहीं, अपनी ऊर्जा से है। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि ये हमारी पूरी हसल कल्चर की धारणा के खिलाफ जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि हम सुबह 9 से शाम 6 बजे तक एक जैसे फोकस के साथ काम करते रहेंगे, लेकिन हमारा शरीर इस तरह से बना ही नहीं है। किताब में अल्ट्रेडियन रिदम्स का जिक्र है। अल्ट्रेडियन रिदम्स? हाँ, ये हमारे शरीर के प्राकृतिक ऊर्जा चक्र हैं।
इनके अनुसार हर 90 से 120 मिनट में हमारी ऊर्जा का स्तर ऊपर और नीचे होता है। मतलब लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हम बहुत फोकस्ड रह सकते हैं। और उसके बाद 15-20 मिनट के लिए हमारी ऊर्जा और ध्यान में स्वाभाविक रूप से गिरावट आती है। तो इसका मतलब है कि लगातार 8 घंटे काम करने की कोशिश करना अपनी शारीरिक प्रकृति के खिलाफ जाना है। बिल्कुल। किताब कहती है कि आप अपने काम को अपनी ऊर्जा के अनुसार ढाल सकते हैं। अपनी ऊर्जा के चक्र को पहचानें। तो जब ऊर्जा का स्तर सबसे ज्यादा हो तब सबसे मुश्किल काम करें। हाँ, जिसे डीप वर्क कहते हैं। कोई रिपोर्ट लिखना, कोई स्ट्रैटेजी बनाना। और जब आप महसूस करें कि ऊर्जा का स्तर कम हो रहा है, तब हल्के फुल्के काम करें, जैसे ईमेल का जवाब देना या प्लानिंग करना। बिल्कुल। और वो 90 मिनट के बाद वाला ब्रेक बहुत जरूरी है। 15-20 मिनट का एक सचेत ब्रेक। कुर्सी से उठें, थोड़ा टहलें, पानी पिएं। ये आपके दिमाग को रिचार्ज करता है। हाँ, और अगली 90 मिनट के चक्र के लिए तैयार करता है। ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सोचने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव के बारे में है। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है परफेक्शनिज्म को छोड़ना। अच्छा होना परफेक्ट होने का इंतजार करने से कहीं बेहतर है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा बदलाव है मोटिवेशन के बारे में हमारी समझ। इंतजार नहीं करना है, शुरुआत करनी है। एक्शन से ही असली मोटिवेशन पैदा होगी। फिर हमने कुछ बहुत ही ठोस टूल्स की बात की, जैसे डोंट डू लिस्ट जो हमें ना कहना सिखाती है, और बर्नर लिस्ट जो हमारी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है, और आखिर में सबसे जरूरी संसाधन की पहचान जो समय नहीं बल्कि हमारी ऊर्जा है। अपनी ऊर्जा के प्राकृतिक उतार चढ़ाव को समझकर उसके साथ काम करना। कुल मिलाकर पीटर हॉलिंस का केंद्रीय संदेश यही लगता है, जिंदगी उन्हें इनाम नहीं देती जो सबसे ज्यादा सोचते हैं, बल्कि उन्हें जो एक्शन लेते हैं, सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। सोचने वाली बात यह है, किताब में इस पर बहुत बात हुई है कि क्या नहीं करना है या क्या बाद में करना है। तो क्या हो अगर कल का सबसे प्रोडक्टिव काम कोई नई चीज अपनी लिस्ट में जोड़ना नहीं, बल्कि जानबूझकर किसी एक चीज को अपनी लिस्ट से हमेशा के लिए हटाना हो। वो कौन सी एक चीज, एक आदत या एक जिम्मेदारी हो सकती है जिसे हटाने से सबसे ज्यादा मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बच सकती है।